कोरोना से बच गए, खतरों में उलझ गए। नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। क्या कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी खतरा बाकी है? क्या वायरस को मात देने के बाद भी सावधानी बेहद जरूरी है? क्या पोस्ट कोविड काल में हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है? जी हां, ये तमाम सवाल इसलिए अभी अहम है क्योंकि कई मामलों में मरीजों के नेगेटिव होने के कई दिनों के बाद भी उनकी मौत हो जा रही है या फिर गंभीर दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आज हम अगले 1 घंटे में देश के टॉप डॉक्टर्स के साथ इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानेंगे और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर नवीद विग, जो कि एचओडी हैं मेडिसिन एम्स के, वो हमारे साथ लाइव हैं। डॉक्टर आशुतोष विश्वास, प्रोफेसर मेडिसिन एम्स से हमारे साथ राजधानी दिल्ली से मौजूद हैं। डॉक्टर आलोक अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ईएनटी कंसल्टेंट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के। डॉक्टर गौतम भंसाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन बॉम्बे हॉस्पिटल, और साथ ही आप मेंबर भी हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। इन तमाम मेहमानों से शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर नवीद विग आपसे ही, चूंकि पोस्ट कोविड बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं और दर्शकों की जो राय, जो जानकारियां सामने आई हैं, उसके आधार पर बहुत सारे सवाल भी हमने तैयार किए हैं। एक एक करके उनका हम जवाब भी आपसे जानेंगे। एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूदा वक्त में हैं जो कोविड को हरा चुके हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उनके दिल में यह दहशत है कि कहीं अगले ही पल हमें कुछ हो ना जाए। इसके लिए क्या सलाह आप देंगे? क्या कोई इस तरह के लक्षण हैं जिनकी पहचान की जा सकती है? अगर स्थिति गंभीर होती है तो पोस्ट कोविड बाद वो कौन कौन से एहतियाती कदम हैं जिनको उठाए जाने की बेहद जरूरत है? डॉक्टर विग। देखिए, पोस्ट कोविड हमें अपना सेहत का ख्याल करना है और अपने आप को स्लोली रिहेबिलिटेट करना है। तो मैं ये पैनिक कम करना चाहता हूं कि पोस्ट कोविड में बहुत कुछ हो जाता है। पोस्ट कोविड में अगर हम अपना ख्याल रखेंगे और अपनी कोमॉर्बिड कंडीशंस का, जैसे मुझे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, या किडनी में कोई तकलीफ है, या मैं कोई और इम्यूनोसप्रेशन दवाइयां ले रहा हूं, तो मुझे मरीज का इलाज करना है। मुझे पोस्ट कोविड का इलाज नहीं, मुझे पूरे मरीज का इलाज करना है। जब हम कोविड का भी इलाज करते हैं तब भी हम पूरे मरीज का इलाज करते हैं ताकि उसे ज्यादा दिक्कतें मत हों। तो पोस्ट कोविड में तकलीफ क्या होती है? आपको कभी कभी वीकनेस कुछ ज्यादा दिनों तक रहती है, कभी सांस फूलता है, छाती में टाइटनेस लगती है, कभी स्मेल और टेस्ट आने में समय लग जाता है। दूसरा, हमें सोचना पड़ेगा, कुछ लोगों में हमें जोड़ों में दर्द पाया गया, कुछ लोगों को नींद की कमी पूरी नहीं हुई, कुछ लोगों को एंजाइटी और थोड़ा डिप्रेशन और सोच में भी थोड़ा बदलाव आता है। लेकिन इन सब चीजों का इलाज सिर्फ एक ही है। मैं किसी भी चीज में जल्दी मत करूं, मैं रिहेबिलिटेशन अपनी आराम से करूं। स्पेशली जो मरीज जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, उनको अपना ज्यादा ख्याल रख के और धीरे धीरे अपनी 6 मिनट वॉक करने के बाद, भाई मैं हर घंटे के बाद 6 मिनट वॉक करूं दिन में 3-4 बार, उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और जो मेरी डीकंडीशनिंग हो गई है वो भी ठीक जल्दी होती है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे एक फूल सूंघते हैं, मैं थोड़ा सा सांस लूं और मुंह से अपना लिप्स को बंद करके धीरे धीरे निकालूं 4 बारी में, 6 बारी में, 6 सेकंड में। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं जो मैं करूं और 6 मिनट वॉक करूं दिन में 5-6 बार, तो मुझे इसी से बहुत मदद हो जाएगी। और ये मैं मानता हूं प्रॉब्लम्स होती हैं, और लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखेंगे, अपनी हाइड्रेशन करेंगे, वॉक करेंगे, तो ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये अहम जानकारी आपकी ओर से दी गई है। डॉक्टर आशुतोष विश्वास, अब सीधे आपका रुख करते हुए इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए, पोस्ट कोविड समय में क्या क्या परेशानी हो रही है? नवीद जी, मैंने ये सवाल आपसे पूछा था, मैं चाहूंगी डॉक्टर आशुतोष विश्वास से भी, आपके पास क्या इस तरह के कोई भी पेशेंट आ रहे हैं सामने जो इस तरह की बातें करते हुए आपके सामने नजर आ रहे हैं? चलिए, डॉक्टर आशुतोष विश्वास तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अगला सवाल, नेगेटिव होने के बाद क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? आप ही से ये सवाल है डॉक्टर विग। नहीं, नेगेटिव मैं अगर हो गया हूं, अब वो डिपेंड करता है। मुझे माइल्ड और मॉडरेट डिजीज थी तो मैं 10 दिन में नेगेटिव हो जाता हूं। अगर सीवियर डिजीज थी तब मुझे कई बार 14 से 15 दिन या 20 दिन भी लग जाते हैं। जब मैं नेगेटिव हो गया हूं तो मुझे अपने लाइट खाने को, अपने डाइट को बिल्कुल लाइट रखना है, क्योंकि कई बार शुगर का इसमें बढ़ जाता है तो हमें उसका ख्याल रखना है। उसके बाद मुझे अपने आप को धीरे धीरे रिहेबिलिटेट करना है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमने पोस्टमार्टम बायोप्सीज की मरीजों में, जिसमें हमने लंग्स में किया,
बायोप्सी करके उसको हिस्टोपैथोलॉजी करके देखा कि लंग्स में क्या चेंजेस होते हैं, हार्ट में क्या चेंजेस होते हैं, लिवर में क्या चेंजेस होते हैं, किडनी में क्या चेंजेस होते हैं। तो लिवर और हार्ट में ज्यादा चेंजेस नहीं पाए गए। तो जहां तक बात है कि उस कोविड के बाद किसी को कोई हार्ट अटैक हो गया या हार्ट फेलियर हो गया, वो मैं बहुत कम लोगों में होता है, वो एक रूटीन में भी हो सकता है। अगर हम अपना वॉक करेंगे, हाइड्रेशन ठीक रखेंगे, तो जो हाइपर कॉगेबल स्टेट होती है, अगर हम वॉक कर रहे हैं और हाइड्रेशन ठीक रखे हैं, तब हमें किसी भी दवाई लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर मेरा हार्ट रेट थोड़ा ज्यादा है, सांस ज्यादा चढ़ रहा है और छाती में मेरे काफी सीवियर बीमारी थी, तो मुझे उसी तरह पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करनी होती है और जो मेरी डीकंडीशनिंग हो गई है उसको ठीक करना होता है। तो सब ब्लैक फंगस, बिल्कुल डॉक्टर नवीद बेग, ब्लैक फंगस को लेकर डर और दहशत का आलम देखने को मिल रहा है पूरे के पूरे देश में। बाकी मेहमानों के पास में जाऊं उसके पहले मैं चाहूंगी कि जल्दी से इस पर आपकी टिप्पणी हो जाए। कोरोना को हराने के बाद ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 8,000 से ज्यादा केस देश के अलग अलग हिस्सों में सामने आ चुके हैं और 200 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। ब्लैक फंगस को हराना है, और जैसे जैसे हमारे नंबर्स कम होंगे, ब्लैक फंगस के नंबर्स भी कम होंगे। तो ये नंबर्स की गेम है। हमारे नंबर्स बहुत बढ़ गए थे उस टाइम, लोगों को ऑक्सीजन घर पे देनी पड़ी, स्टेरॉइड घर पे देने पड़े, और शुगर्स लोगों की कंट्रोल नहीं थी, तो उसकी वजह से हो गया। तो हमें अपने शुगर्स को कंट्रोल रखना है, अपने डॉक्टर से संपर्क में रह के, किसी भी डायबिटीज के मरीज को। और जब मुझे कोरोना हो जाए तो मुझे अपने लाइट खाना खाना है, कम कैलोरी का खाना खाना है, कम शुगर का खाना खाना है, ताकि मेरी शुगर ही ना बढ़े। और स्टेरॉइड अगर मुझे देने पड़ते हैं तो लोग जल्दी स्टेरॉइड दे रहे हैं। पहले 7 से 8 दिन जब वायरल स्टेज होती है, मुझे स्टेरॉइड नहीं देने हैं। पहले 7 से 8 से 9 दिन जो वायरल स्टेज होती है, मुझे स्टेरॉइड्स नहीं देने हैं। ये सबसे मूल मंत्र है। मुझे शुगर को कंट्रोल करना है, डाइट लाइट खानी है, कम शुगर वाली खानी है, और जब स्टेरॉइड देने हैं तो कम मात्रा में देने हैं और कम समय के लिए देने हैं। 5 से 7 दिन मॉडरेट में और 5 से 10 दिन हम सीवियर में देने हैं, उससे ज्यादा स्टेरॉइड्स नहीं देने हैं। और मुझे अपने नाक, कान, आंख और फेस और पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, तो ये बीमारी होगी भी नहीं। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूं कि बहुत जल्दी ये नंबर कम आ जाएंगे। जैसे ही हमारे नंबर कम होंगे वैसे ही ये नंबर भी कम आएंगे। लेकिन इन मरीजों का इलाज सिर्फ डेडिकेटेड सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि डेडिकेटेड सेंटर में ही हम सभी दवाइयां और सभी एक्सपर्ट ENT मेडिसिन और न्यूरोसर्जरी वाले मिलकर इनका इकट्ठा इलाज करें। तो डेडिकेटेड सेंटर में हमें इनका इलाज करना चाहिए, डेडिकेटेड वार्ड में, ताकि हम इनका अच्छी तरह इलाज कर पाएं। तो ये सबसे जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या राज्यों की इस तरह की तैयारी है? डॉक्टर गौतम भंसाली, में सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि आप मेंबर भी हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के, और गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले दर्ज किए गए हैं, वहां की स्थिति को लेकर आप क्या जानकारी देंगे और आप लोगों की ओर से किस तरह की सलाह इस तरह की जो भी पेशेंट सामने आ रहे हैं उनको दी जा रही है? के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ब्लैक फंगस के केसेस हमने महाराष्ट्र में, न केवल गुजरात में, राजस्थान में भी आ रहे। कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया, मैंने भर्ती किया। वो कश्मीर से आया, श्रीनगर से आया। उसको कोविड हो गया था। कोविड खत्म होने के, नेगेटिव आने के 3 दिन बाद में उसको ब्लैक फंगस हुआ, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। एक्चुअली म्यूकोरमाइकोसिस उसको हुआ, और कल ही मैंने कश्मीर से आए हुए पेशेंट को भर्ती किया। लेकिन लकीली हमारे यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में डेडिकेटेड सेंटर है, ENT ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पूरा डिपार्टमेंट है, और इमीडिएटली उसका क्लीनिंग वगैरह हो गया, इससे पहले कि वो इन्वेजिव होकर के ब्रेन। सो ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। यस, जो बता रहे हैं कि स्टेरॉइड काफी ज्यादा यूज हुआ है, जो बता रहे हैं कि डायबिटीज काफी ज्यादा लोगों के अनकंट्रोल रही है। मुझे लगता है ये सारी चीजें फर्स्ट वेव में भी यूज हुई थी, लेकिन हमने इतने म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस नहीं देखे थे, या आप कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल केसेस देखे थे, जबकि फर्स्ट वेव तो पूरा 1 साल तक चली थी। सेकेंड वेव के अंदर बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है जो स्टेरॉइड का जुडिशियसली यूज नहीं हो रहा। फर्स्ट वेव में जो जीपीज वगैरह डॉक्टर होते थे, फैमिली डॉक्टर होते थे, उनको कोविड का ट्रीटमेंट मालूम नहीं था, इसलिए वो लोग सब बड़े सेंटर में पेशेंट को भेजते थे। अभी सेकंड वेव के अंदर ये आया कि हर व्यक्ति ट्रीटमेंट करने लगे। इवन पेशेंट खुद आगे से स्टेरॉइड वगैरह मांगता है, मेडिसिन मांगता है, हमें ही दे दीजिए। ओवर द काउंटर ये स्टेरॉइड वगैरह मेडिसिन मिलने लगी है। मेरे हिसाब से सेकंड वेव यूके में भी आई, यूएस में भी आई, लेकिन वहां पे कहीं पे भी म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस नहीं दिख रहे, क्योंकि वहां पे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट है हर जगह पे। हमारे यहाँ पे अभी भी कंट्री वाइड कहीं भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट नहीं है, और ओवर द काउंटर आराम से स्टेरॉइड मिल रहा है। जो इमीडिएट इफेक्ट वो बंद होना चाहिए ओवर द काउंटर स्टेरॉइड वगैरह मिलने का,
डायबिटीज वेल कंट्रोल होनी चाहिए। लोगों को हाइजीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है कि क्लीनिंग वगैरह बराबर है। इसमें क्लीनिंग, साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। अगर हल्का सा ही दांत में दर्द या नाक में अगर नेजल डिस्चार्ज वगैरह होता है या नाक और आंख में इफेक्ट आता है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है और बड़े सेंटर में जाकर, क्योंकि वहां पे सारी फैसिलिटी होती है, वहां पे ट्रीटमेंट करवाना है। अभी जैसे हमारे पास में बॉम्बे हॉस्पिटल में 20 पेशेंट आ चुके हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, राजस्थान का है, श्रीनगर का है, मध्य प्रदेश का है, लगभग सबका इलाज हुआ, सब बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से सेंटर वाइज प्रॉपर सेंटर से जाके ट्रीटमेंट करना चाहिए। डायबिटीज वेल कंट्रोल रखनी है और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रॉपर वे में फॉलो करना। एटलीस्ट शुरू का 1 हफ्ता कोविड पॉजिटिव आते हो, चाहे आपको सिम्टम है चाहे नहीं है, अनटिल अनलेस की आपका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हाई नहीं है, persistent फीवर नहीं है मोर देन 5 डेज, persistent ड्राई कॉफ नहीं है मोर देन 5 डेज, तब तक स्टेरॉइड का यूज नहीं करना चाहिए। ये विशेष ध्यान आपको रखने की जरूरत है। बिल्कुल, ये काफी ज्यादा अहम बात है और लोगों को इसका ध्यान रखना होगा। डॉक्टर आलोक अग्रवाल, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, सर, इंदौर से ऐसा मामला सामने आया है जिसमें 8 लोगों में ब्लैक फंगस के तो लक्षण है, लेकिन उन्हें कोरोना हुआ ही नहीं, जैसा कि उन लोगों की ओर से जानकारी दी गई है। तो इस तरह की स्थिति तो और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कोरोना से ठीक होने के बाद ये जो कोरोना में गंभीर मरीज है उनको ये बीमारी ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो फिर ऐसी स्थिति को कैसे संभाला जाएगा? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे पेशेंट्स में कोरोना, जिनमें कोरोना नेगेटिव था, उनमें भी ब्लैक फंगस मिला है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उन पेशेंट्स में भी ब्लैक फंगस हुआ हो, लेकिन वो पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक रहे हों। तो एसिम्प्टोमेटिक रहना भी एक कारण हो सकता है इसका। और जहां तक बात है कि ब्लैक फंगस उनमें हुआ है, और तो इसका एक रीजन ये भी है कि उनकी इम्यूनिटी भी किसी भी हद तक डिप्रेस्ड हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, चाहे वो प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो सकते हैं या किसी भी इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स पे हो सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स में ब्लैक फंगस होना थोड़ा रेयर है। बिल्कुल। एक और सवाल है, इसका मैं जल्दी से आपसे जवाब चाहूंगी, उसके बाद डॉक्टर शैलेश मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सवाल यह है कि कोरोना से ठीक होने के बाद हार्ट अटैक के मामले बहुत सारे सामने आ रहे हैं और लोगों की जान जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दहशत है इस वक्त लोगों में। सीने में थोड़ी भी अगर दिक्कत होती है, दर्द शुरू हो जाता है, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं। उनके लिए डॉक्टर आलोक अग्रवाल, आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, जिनके भी सीने में दर्द हो रहा है और कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, उनको जल्दी से जल्दी कार्डियोलॉजिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए कि कहीं कोई हार्ट वेन से रिलेटेड, आर्टरी से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज तो नहीं हो रही है, जो कि इसमें हो सकती है। कोरोना में थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना होने का बहुत डर होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का बहुत डर होता है, हार्ट अटैक्स होने का बहुत डर होता है। तो हर एक पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को जिसको जरा सा भी इस तरह का दर्द हो रहा है, तो उसको डेफिनेटली जल्दी से जल्दी कार्डियोलॉजिस्ट से या पल्मोनोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल। अब सीधे डॉक्टर शैलेश जैन, आपका रुख करते हुए, कोविड से ठीक होने के बाद क्या डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उन पर खतरा ज्यादा बना रहता है? क्योंकि ब्लैक फंगस के ज्यादातर मामले ऐसे ही केसेस में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, आपकी क्या सलाह होगी? एक ओवरऑल स्टडीज जो की गई है वो बताती है अगर पेशेंट को डायबिटीज है और डायबिटीज उसमें कोविड जो सीवियर और मॉडरेट कैटेगरी का हुआ है, उसने उस दौरान स्टेरॉइड लिया है और इरेशनल डायबिटीज कंट्रोल नहीं था, उसका अनटाइटेड डायबिटीज था, तो उसके अंदर ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस होने की इंसिडेंस 8.9 से 10% तक रही है। तो हमें ये बिल्कुल समझते हैं, जैसे बाकी हमारे पैनलिस्ट ने बोला, अगर आपको शुगर है और आपको मॉडरेट टू सीवियर या मॉडरेट कैटेगरी की कोविड-19 डिजीज हुई है, तो आपको जो स्टेरॉइड ले रहे हैं दैट शुड बी इन द टाइट्रेटेड डोज। ऐसा नहीं हो इरेशनल यूज या हाई डोज आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, फर्स्ट। सेकंड, जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका शुगर लेवल बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंट्रोल होना चाहिए। इट डज नॉट मैटर कि आप कोविड से पहले अगर आप गोलियां खा रहे थे तो कोविड के दौरान भी आपको गोलियां खानी है। हो सकता है आपको इंसुलिन की डिफरेंट वैरायटीज की 2 या 3 इंसुलिन लेनी पड़े, तो आपको अपना शुगर बिल्कुल कंट्रोल रखना है। बिकॉज ब्लैक फंगस हो जाता है, बिकॉज ब्लैक फंगस के अंदर सबसे हमारा बड़ा कंसर्न क्या है कि डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लिनिकल सस्पिशन आपको हो रहा है कि मुझे ब्लैक फंगस है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे नाक से काले रंग का पानी निकल रहा है या काले रंग की पपड़ी निकल रही है या चेहरे पे दर्द हो रहा है, खाने में दिक्कत हो रही है, कोई दांत मेरा हिल रहा है, मुझे आंख से 2 विजन दिख रहे हैं, आंख से धुंधला दिख रहा है या सर में दर्द होता है, तो उसे अपना तुरंत ENT स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपना इन्वेस्टिगेशन जरूर कराना चाहिए कि मुझे ब्लैक फंगस होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। और ये खतरा शुगर और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर डेफिनेटली ज्यादा रहता है।
ब्लड क्लॉटिंग ही भी क्या इसी से जुड़ा हुआ है डॉक्टर शैलेश, या फिर वो बिल्कुल अलग मामला है? क्योंकि कोरोना से ठीक होने के बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको लेकर इस तरह की शिकायत दर्ज की गई है। पोस्ट कोविड के बाद खून जमने की जो शिकायत आ रही है उसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? अभी आपने डॉक्टर आलोक से पूछा था कि कोविड के पेशेंट को हार्ट की दिक्कत हो सकती है क्या, तो ये बिल्कुल समझिए, कोविड थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना करता है। थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना का मतलब है कि शरीर की किसी भी रक्तवाहिनी के अंदर खून का थक्का बनेगा, खून का थक्का बन के वहां से टूट के कहीं भी जा सकता है। अब ये समझिएगा कि वो रक्तवाहिनी शरीर में कहीं की हो सकती है। अगर हार्ट की रक्तवाहिनी ब्लॉक हो जाएगी आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, अगर दिमाग की रक्तवाहिनी ब्लॉक हो जाएगी आपको पैरालिसिस हो जाएगा। पैरों के अंदर 2 रक्तवाहिनियां आती है, एक शुद्ध रक्तवाहिनी जो दिल से शुद्ध रक्त पैरों में लेके आती है, अगर उसके अंदर थक्का बन गया तो आपको पैर काला पड़ जाएगा। जो अशुद्ध रक्तवाहिनी जो पैरों का खून दिल में लेके जाती है, अगर उसके अंदर थक्का बन गया और वो थक्का टूट के दिल में चला गया और जाके उसने लंग की रक्तवाहिनी को बंद कर दिया, इस बीमारी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। हमने कई बार सुना है पोस्ट कोविड के अंदर कि पेशेंट सुबह तो बिल्कुल ठीक था, शाम को हमें पता लगता है वो एक्सपायर हो गया, दैट इज बिकॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये बिल्कुल समझ लीजिए, कोविड-19 के अंदर आईसीएमआर ने और एम्स ने अपनी जो गाइडलाइंस निकाली उसके अंदर स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि आपको एंटीकोगुलेंट कम से कम 6 से 8 हफ्ते तक पोस्ट कोविड नेगेटिव आने के बाद भी जरूर लेना है। ठीक है, डॉक्टर आशुतोष विश्वास भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि कोरोना को हराने के बावजूद लोगों में डर खत्म नहीं हो रहा है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये स्थिति खत्म कब होगी, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल जेहन में हैं। लेकिन ब्लैक फंगस पर खासतौर से मैं आपसे जानकारी चाहूंगी, क्योंकि उसको लेकर सबसे ज्यादा अफवाह का भी दौर है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग डरे हुए हैं, वो भी तब जब कोरोना को हराकर ठीक होकर वो घर जा चुके हैं। ऐसे पेशेंट को क्या सलाह है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो कोरोना से ठीक हो गए घर डिस्चार्ज हो जाते हैं, लोग घर जाते हैं, तो इसमें जो हमें एक तो ब्लैक फंगस, ये एक आजकल बहुत ही इंसिडेंस बढ़ने लगे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। बट इसके साथ साथ हमें भी और भी ध्यान देना जरूरी है, जो हम लॉन्ग कोविड पर पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो है उसमें भी हमें ध्यान देना है। लक्षण को हमें देखना है कि क्या क्या लक्षण, जो कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, ये भी इसमें भी देखा गया कि लोग घर जाते हैं डिस्चार्ज होने के बाद, फिर रीएडमिशन भी होते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं। तो ये जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें लंग कॉम्प्लिकेशन, वो जैसे अभी आरडीएस और कुछ भी, जैसे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत हाई हो जाते हैं जिस लोगों में, तो डिस्चार्ज होने के बाद भी पोस्ट लंग्स जो है, पोस्ट कोविड लंग्स कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो उसमें हमें ध्यान देना है कि कैसे 2 चीज होती है इसमें, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट और एक साइटोकाइन स्टॉर्म, एक तूफान आता है जब बीमारी होती है हमें, जब कोविड होता है। सो उस जो साइटोकाइन जो स्टॉर्म के बाद पेशेंट जब घर जाते हैं तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जैसे फैटिग, टायर्डनेस, ये जब सिम्टम्स और कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे पोस्ट ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन, जैसे हम स्टीरॉयड यूज करते हैं, इसका नॉट ओनली फंगस, इसके साथ साथ हमें बहुत ही बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन भी होने का चांसेस बहुत है। तो ये हमें जो इम्यूनिटी डिप्रेस और सप्रेस कर देता है, जो हमें स्टीरॉयड यूज के लिए, तो मोस्टली हो सकता है कि इट इज नॉट रैशनली यूज्ड और प्रॉपरली यूज्ड नहीं हो रहा है सर। लेकिन इसकी सलाह तो डॉक्टर्स की ओर से ही, अगर स्टेरॉइड की यूज की सलाह दी जा रही है तो वो तो डॉक्टर्स ही देते हैं, लेकिन आप लोगों की ओर से ब्लैक फंगस के मामले में खासतौर से बार बार ये कहा जा रहा है कि इसका ज्यादा सेवन खतरनाक हो सकता है। हाँ, तो इसलिए ये जो स्टीरॉयड यूज, इसमें इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाती है, और दिस इज ए रिस्क फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। एंड इसके साथ और भी रिस्क फैक्टर है, जिन लोग जैसे भी डायबिटिक, हाइपरटेंशन और बहुत सारे लोग जैसे अदर मेडिसिन भी लेते हैं, तो दिस रिस्क फैक्टर्स आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर हैविंग दिस ब्लैक फंगस। तो इसमें हमें ध्यान देना कैसे हम आइडेंटिफाई करें, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। इज देयर एनी टूल्स दैट वी कैन आइडेंटिफाई बिफोर समबडी बिकम्स ब्लाइंड और बिकम्स वेरी सीरियस, जैसे ब्रेन में भी अफेक्ट होता है, आईज में हो रहा है, तो इसमें हमें थोड़ा सा विजिलेंट होना होगा बिफोर इट गोज इनटू फाइनल कॉम्प्लिकेशन। और स्टीरॉयड यूज जुडिशियसली करना है। जैसे इनिशियली अब क्या हो रहा है कि लोग सिम्टम्स होते ही स्टीरॉयड यूज कर देते हैं, हाई ग्रेड फीवर होगा सेकेंड डे, थर्ड डे, इज नॉट ए आइडियल वे, बिकॉज हमने देखा है कि 60-70% जो कोविड पेशेंट अपने आप 5 दिन में ठीक हो जाते हैं, और माइल्ड सिम्टम्स
और इसमें कोई मेडिसिन, एग्रेसिव मेडिसिन ट्रीटमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमें कम से कम 5 दिन तक वेट करना होगा, देखना होगा और टेस्ट करके देखना होगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स राइज हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, ये सारे ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट का जो इन्वेस्टिगेशन करके हमें देखना होगा, देन वी कैन यूज द स्टेरॉइड। अदरवाइज कोविड डज नॉट मीन कि हम स्टेरॉइड यूज कर दे, रेमडेसिविर यूज कर दे, टोसिलिजुमैब यूज कर दे। तो ये थोड़ा सा ओवर यूज हो रहा है, इसके वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। ठीक है। और डॉक्टर गौतम भंसाली, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। डॉक्टर आशुतोष, आपने कहा कि अग्रेसिव मेडिसिन की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले में हम सब ने देखा जिस इंजेक्शन की उपलब्धता की जरूरत है उसकी कमी भी देखने को मिल रही है, वो बहुत महंगी भी है। ऐसे में जो आम आदमी आपको सुन रहा है, क्योंकि अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें सामने आई हैं, 8,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए फिर क्या सलाह होगी आपकी? हाँ, देखिए, जब डायग्नोसिस हो जाता है कि ये ब्लैक फंगस है, म्यूकरमाइकोसिस है, हमें देखना होगा कि ये किस टाइप का है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ दिस ब्लैक फंगस। इसका ये ब्लैक फंगस डायग्नोसिस हो गया, इसका मतलब नहीं कि लाइफ थ्रेटनिंग है। और लाइफ थ्रेटनिंग इसमें कोविड के साथ कॉम्बिनेशन होके, जैसे हम अगर मोर्टेलिटी एनालिसिस करें तो इसमें अभी तक इतना हाई मोर्टेलिटी नहीं है, मॉर्बिडिटीज है। मतलब जैसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं कोविड से, इसमें कोई थोड़ा सा ब्लाइंडनेस हो गया और कुछ कॉम्प्लिकेशन ब्रेन में हो सकता है, तो सिस्टेमिक जीआई में भी, लंग्स में भी, इस टाइप का। तो देयर आर वेरियस। तो इसमें जब सीरियस कॉम्प्लिकेशन हमें लगता है कि म्यूकर के साथ है, जैसे ब्रेन और आईज में इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें बहुत ही अग्रेसिव लेना होगा। और अगर पहले भी अगर है तो इमीडिएटली हमें डेफिनेटली इसको ट्रीटमेंट करना होगा। और हाँ, इसमें कोई हमें इसमें नेग्लिजेंट नहीं होना है, हमें एग्रेसिवली इसमें ट्रीटमेंट करना है। हालांकि इसके साथ साथ सीवियरिटी और मोर्टेलिटी इसका लिंक नहीं, बट यस, कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी सीरियस। बिल्कुल सर। और आपसे बातचीत हो ही रही है, इन सब के बीच एक और राज्य ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। पहले 10 राज्यों ने घोषित किया और अब उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर गौतम भंसाली, अब सीधे आपका रुख करते हुए 2 सवाल मेरे आपसे होंगे। आप मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला ये कि कोरोना को हराने के बाद हम कब महसूस करें कि अब हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, नंबर 1। और दूसरा सवाल इसी ब्लैक फंगस को लेकर, चूंकि महामारी घोषित किया जा रहा है अलग अलग राज्यों में, ये 11वां राज्य है उत्तराखंड जहां पर यह फैसला लिया गया है। महामारी किस स्थिति में किसी भी राज्य की ओर से घोषित की जाती है किसी भी बीमारी को लेकर? सर का सवाल है कि कब हमको सुरक्षित महसूस करना चाहिए। हाँ। सुरक्षित जनरली कोविड खत्म होता है, आपका कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आ गया, आप सिम्टम फ्री हो गए। बेसिकली अगर कोविड नेगेटिव नहीं भी आया रिपोर्ट आपका, बट अगर कंटिन्यूस 3 डेज तक अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है, आपको फीवर नहीं आ रहा है, आपको अगर कफ खांसी, ड्राई खांसी नहीं हो रही है, और अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल नॉर्मल आ रहा है कंटिन्यूस 3 डेज तक, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है, तब आप कह सकते हैं कि आप सुरक्षित है। अगर आपका रिपोर्ट 10-12 दिन 14 दिन होने के बावजूद कोविड का रिपोर्ट आरटी-पीसीआर पॉजिटिव भी आ रहा है, तो भी डरने की बात नहीं है। अगर पेशेंट लास्ट के 3 दिन तक, 12वां, 13वां, 14वां या 14 दिन के बाद में 3 दिन तक अगर लगातार एसिम्प्टोमेटिक है, फीवर नहीं है, कफ नहीं है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल नॉर्मल है, तो आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट कोविड के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। घर जाने के बावजूद भी आपको ब्लड थिनर मेडिसिन वगैरह लिखी गई है, डी डायमर लेवल वगैरह हाई था या जो भी रीजन था, या एक्सरे बराबर नहीं था, सीटी स्कैन में उसका अलग था, तो अगर ब्लड थिनर मेडिसिन वगैरह लिखी गई है तो उसका बराबर फॉलो करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजियोथेरेपी, जिसको हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री कहते हैं, इसका आपको बराबर करना है। ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव होके घर आ गए, आप अभी फ्री हो गए, वैसा नहीं है। घर आने के बावजूद भी लंग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज वगैरह होती है, वो बराबर मात्रा में आपको करना है। बिल्कुल। तीसरा जो आपने म्यूकर का बताया, अगर आपको घर आने के बाद 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद कभी भी नाक में अगर बहुत ज्यादा खुजली होती है, आंखों पे अगर इफेक्ट आने लगता है, नेजल डिस्चार्ज अगर आपका होता है, दांत में दर्द होने लगता है, तो आपको ईएनटी डॉक्टर को तुरंत जाके दिखाना चाहिए, चेक करना चाहिए कि कहीं ये म्यूकरमाइकोसिस जैसी बीमारी तो नहीं है। म्यूकरमाइकोसिस जब अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, म्यूकरमाइकोसिस डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसलिए इसमें मेडिसिन भी अलग अलग टाइप की आती है। एम्फोटेरिसिन एक अलग मेडिसिन है, बड़ा मेडिसिन है, जिसका अभी बहुत शॉर्टेज भी चल रहा है। मुझे लगता है 2-3 दिन में वो शॉर्टेज भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन शुरू हो गया, काफी कंपनियों को होने वाला है। बट एम्फोटेरिसिन हम लोग जनरली सबसे ज्यादा यूज होता है इन्वेजिव म्यूकरमाइकोसिस के अंदर, जो मतलब बहुत ज्यादा तीव्र गति से फैलता है, अगर ब्रेन वगैरह में जाता है तो उसमें वो मेडिसिन बहुत ज्यादा कारगर उपाय होता है। जहां तक राज्यों की बात है कि कब इसको महामारी करती है,
जब आपके पास केसेस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, आप हेल्पलेस हो जाते हो, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, आपके पास मेडिसिन नहीं होती है, तब उस केस के अंदर जाकर के आप उसको महामारी घोषित करते हैं और उसमें आप पूरी एक टीम लगाते हैं, पूरा एक फोकस प्लान बनाया जाता है। इस टाइप के पेशेंट होते हैं, उनको कंसोलिडेट करके, बिकॉज ये पेशेंट आप जो छोटे सेंटर है वहां पे नहीं हो सकते, बिकॉज इसमें आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की जरूरत है, आपको एक ENT डॉक्टर की जरूरत है, आपको न्यूरो फिजिशियन की जरूरत है, आपको फिजिशियन की जरूरत है, एक डायबिटोलॉजिस्ट की भी जरूरत है। तो ये सब एक पूरा टीम वर्क होता है जो इस बीमारी से बचाने में हेल्प करता है। मैं सीधे आपका रुख करते हुए डॉक्टर शैलेश जैन, चूंकि बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं, लेकिन इन सब के बीच देखिए आप फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, अपने जीवन को खतरे में डालकर देश के हजारों डॉक्टर्स लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच दुखद खबर है वो ये है कि कोरोना की इस दूसरी लहर के कारण कई अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर्स की मौत की खबरें सामने आई हैं, जिसमें दिल्ली में अब तक दूसरी वेव के कारण 100 तक आंकड़ा जा पहुंचा है। बिहार में 96, यूपी में 41, गुजरात में 31, आंध्र प्रदेश में 26, तेलंगाना में 20, यानी कि हर जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं। दोनों डोज लिए जाने के बावजूद अगर ये स्थिति बन रही है तो इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? इस पर मैं चाहूंगी आप जरूर अपनी बात रखें। देखिए, इस बार जो स्ट्रेन हिंदुस्तान के अंदर आया है, जो B1.617 का स्ट्रेन है, इसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है। ये हाईली कंटेजियस, इसकी विजिलेंस पावर ज्यादा है, और जब कोरोना वॉरियर जो डॉक्टर्स होते हैं, जो ICU के अंदर काम कर रहे हैं, पेशेंट को वेंटिलेटर पे ले रहे हैं, पेशेंट को बाईपैप मशीन लगा रहे हैं, परमानेंट सक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर वायरल लोड काफी ज्यादा होता है, तो डॉक्टर के या पैरामेडिकल स्टाफ के इन्फेक्ट होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। मैं एज ए डॉक्टर अपने सारे कलीग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ है, आपको सिम्टम्स आते हैं, तो यू शुड टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स। आप प्रॉपर PPE किट के अंदर रहिए। कोरोना वेरिएंट जितने भी डॉक्टर्स हैं, अगर आप ICU के अंदर काम करते हैं, जो जिसमें पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर सीपीएप के ऊपर है, तो आपको अपना आपको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप आगे लोगों की सेवा कर पाएंगे। बिल्कुल, ये सवाल दरअसल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि दोनों ही वैक्सीन के डोज लिए जाने के बाद अगर डॉक्टर्स की जान जा रही है तो ये यकीनन इसको लेकर जनता के मन में भी बहुत सारे सवाल और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। देखिए, इसमें 2 वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो ये कि ये डेफिनेटली ऑलरेडी WHO ने बोला है, ICMR ने बोला है कि 2 डोजेज लेने के बाद अगर आपको कोरोना होता भी है तो कोरोना आपका माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी का रहता है, आपको ICU एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बावजूद काफी डॉक्टर्स और काफी पेशेंट ऐसे जो डबल डोज ले चुके हैं दोनों वैक्सीन की, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, उसके बावजूद ICU एडमिशन भी हुए, मॉर्टलिटी भी हुई। इसकी 2 वजह हो सकती है। पहला, उनकी कोमॉर्बिड कंडीशन कितनी थी। कोमॉर्बिड कंडीशन का मतलब साथ में बीमारियां कितनी है। अगर मान लीजिए पेशेंट को अनकंट्रोल डायबिटीज है, क्या पहले कैंसर के लिए कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लिया हुआ है, कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, हाइपरटेंशन का मरीज है, या पहले कोई एंजियोप्लास्टी या ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, तो उन पेशेंट में रिस्क डेफिनेटली थोड़ी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेशेंट। ठीक है, तो दो वैक्सीन से डेफिनेटली ये है कि जो अगर पेशेंट के अंदर कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है तो आपको माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज होती है, आपके ICU एडमिशन की और सीवियर कैटेगरी की कोरोना होने की संभावना कम रहती है। ठीक है सर। डॉक्टर आशुतोष विश्वास सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि दोनों डोज के इंतजार में पूरा देश भी है, कुछ जगहों पर किल्लत की खबरें भी सामने आई जिसको दुरुस्त किए जाने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना की ये सेकेंड वेव जिसका पीक शहरों से अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो वहीं दूसरी तरफ तीसरे वेव को लेकर भी लगातार चेतावनी दी जा रही है। इन सब के बीच ब्लैक फंगस का ये खतरा, क्या कुछ ऐसे एहतियाती उपाय हो सकते हैं जिसको पहले ही हम अपनाएं और इन तमाम खतरों से अपने आप को, अपने परिवार को बचा पाएं, महफूज रख पाएं? साहब की स्क्रीन में ऑडियो म्यूट है, प्लीज अगर आप उसको अनम्यूट कर लें। सॉरी जी, हाँ, ये देखा गया है कि 2 वैक्सीन लेने के बावजूद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो ये 100% कोई भी वैक्सीन एफिकेसी नहीं है कि 100% लोगों में एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा। ये इवन द कंपनी इज नॉट क्लेमिंग 100%। तो कुछ लोगों में देखा गया इवन ट्रायल में और प्रैक्टिकली जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो सो इसमें डेफिनेटली दोज पीपुल आर एट रिस्क, क्योंकि जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो डेफिनेटली इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। और अगर फर्स्ट डोज में नहीं है तो सेकेंड डोज में भी, जो बूस्टिंग डोज में, उसमें भी हो सकता है उन लोगों को एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं हो रहे। तो इसमें हमें देखना है कि क्यों नहीं हो रही है, व्हाई नॉट 100% पीपल आर डेवलपिंग। सो इंडिविजुअल कुछ भी कंडीशन, कोमॉर्बिडिटीज कंडीशन हो सकता है कि इम्यून रिस्पॉन्स, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स वो भी वीक होते हैं, ऐसी नहीं कि 100% होगा। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तो इसीलिए हमें ऑलवेज ये प्रोटेक्शन लेना होगा। कोविड जो
प्रोटोकॉल है ऑलवेज फॉलो करना होगा, चाहे एक चाहे दो वैक्सीन हो, चाहे कुछ भी हो। और अगर फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव और थर्ड वेव भी आने वाले हैं, अगर सेकेंड वेव के बाद एकदम केसेस बहुत कम हो जाए, फिर हम उसको ना हम कहूँ नहीं, जो बिहेवियरल डिजीज इमीडिएटली वी चेंज योर बिहेवियर, वी बिकम रिलैक्स। और जो भी कोविड बिहेवियर जो हम जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज, हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइज करना, ये सब हम भूल जाते हैं, फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। फिर थर्ड वेव, फोर्थ वेव, दिस इज द थिंग दैट नो कमिंग अगेन। सो वी शुड नॉट बी वेरी रिलैक्स्ड, ऑलवेज टिल वी गेट ए बिल्कुल सर, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं तुरंत उसको दुरुस्त करवाते हुए डॉक्टर गौतम भंसाली सीधे आपका रुख करूंगी। उसके पहले डॉक्टर आलोक अग्रवाल आपके पास आते हुए, चूंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके जहन में ये सवाल है, व्यायाम को भी डॉक्टर्स उतनी ही जरूरत बताते हैं जितना कि मेडिसिन और खाने पर आप लोगों का जोर रहता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि कोरोना से ठीक होने के कितने दिनों के बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं? देखिए, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप पहले दिन से जिम जाना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि आप ग्रेडेशन करके एक्सरसाइज शुरू करें। मतलब पहले धीरे धीरे अपने घर के अंदर वॉक करना शुरू करें, ब्रेथ होल्डिंग शुरू करें, इधर उधर टहलना शुरू करें। जब आपको लगे कि उसको करने के बाद आपकी सांस नहीं खुल रही है, तो आप धीरे धीरे और स्ट्रेनस एक्सरसाइज की ओर बढ़ सकते हैं। कोरोना के बाद बॉडी की जो लंग्स के ऊपर इसमें सबसे ज्यादा अटैक होता है, तो लंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाया करती है। तो लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो जो कुछ आप कर सकते हैं, वो धीरे धीरे ब्रेथ होल्डिंग की या अनुलोम विलोम की या थोड़ी सी रनिंग की या स्किपिंग की, इस तरह की एक्सरसाइजेस जरूर करी जा सकती हैं, जिससे कि आपकी बॉडी इस बात के लिए तैयार हो जाएगी कि आप अच्छे से रिकूप कर पाए। इसके लिए दिन कितने निर्धारित, मान लीजिए कि अगर आज मैं ठीक हुई हूं तो आज से कितने दिनों के बाद मैं इसकी शुरुआत कर सकती हूं? देखिए, जब सबसे पहले तो ये होता है कि सिम्टम फ्री आपका हुए हैं। सिम्टम फ्री होने के 10 दिन बाद तो आप वैसे ही घर से बाहर निकलोगे, अपने रूम से बाहर निकलोगे, और 10 दिन बाद ही आप कम से कम कुछ ना कुछ शुरू कर सकते हो। अपने रूम में बैठ के या अपने बिस्तर पर बैठ करके आप जरूर थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस बैठ के जो कर सकते हैं, लेकिन चलने फिरने वाली एक्सरसाइज या कुछ कूदने भागने वाली एक्सरसाइज या कुछ इस तरह की एक्सरसाइज जिसमें स्ट्रेन होता हो, वो थोड़े दिन बाद से मतलब लगभग 3 से 4 हफ्ते बाद आप उस एक्सरसाइज पर आ सकते हैं। ठीक है, अब कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों की सलाह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। डॉक्टर गौतम भंसाली, आपसे ही शुरुआत करते हुए, जो हमारे करोड़ों दर्शक इस वक्त आप देख पा रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वो खुद को ये तमाम बीमारियां जो डरा रही हैं उससे कैसे बचाएं? उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? के माध्यम से मैं एक बात सबको बताना चाहता हूं, और पहले भी मैंने ये बात बताई थी आपके चैनल पर आकर के, ये सेकेंड वेव जो है एक सुनामी है, एक तूफान है। और सुनामी जो स्पीड से आती है वो स्पीड से चली भी जाती है, और एग्जैक्टली वही हो रहा है कि ये जितना स्पीड से आई है अभी ऑलमोस्ट खत्म होना आई है, केसेस कम होना शुरू हो गए। इसलिए बहुत ज्यादा डरने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और जैसे एक SMS है, सैनिटाइजर, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग प्लस वैक्सीनेशन, इसका सबसे ज्यादा पालन करना है। रही बात जो थर्ड वेव की, जिसके बारे में लग रहा है बार बार कि थर्ड वेव आ सकती है, इसका अभी तक कोई भी साइंटिफिक डेटा नहीं है। ये जो भी थर्ड वेव के बारे में बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है स्पेनिश फ्लू के बारे में। जैसे स्पेनिश फ्लू में भी थर्ड वेव आई थी, तो अगर वैसे ही अगर थर्ड वेव आती है तो स्पेनिश फ्लू में थर्ड वेव बहुत ही माइल्ड थी, तो हमारे यहाँ पे भी आएगी तो हो सकता है माइल्ड रहे। रही जहां तक बात बच्चों में होने का इन्फेक्शन है, वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तब तक 18+ लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, बच्चे वैक्सीनेट नहीं होंगे। इसके लिए महाराष्ट्र में ऑलरेडी वारफुट लेवल पे तैयारियां शुरू कर दी गई है। यहाँ पे हमने पीडियाट्रिक जंबो सेंटर बनाया मुंबई के अंदर, प्लस पीडियाट्रिक जंबो सेंटर में जैसे बच्चा 2 महीने का है या 2 साल का है, वो बच्चा अकेला नहीं रह सकता, उसके लिए उसकी मदर साथ में रहेगी या फादर साथ में रहेगा। तो पीडियाट्रिक जंबो सेंटर में हमने क्यूबिकल भी बनाया जहाँ मदर को साथ में रहने की व्यवस्था रहेगी पूरी वहां पे। सो एक तरह से हमको तैयारियां सारी करनी है, लेकिन बहुत ज्यादा डरने की, घबराने की या बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि सेकेंड वेव आ गया, थर्ड वेव आ जाएगा, बहुत बड़ा ये हो जाएगा। हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। जहां तक म्यूकोरमाइकोसिस का सवाल है, मेडिसिन की शॉर्टेज थी, अभी मेडिसिन 2-3 दिन में काफी मात्रा में आने वाली है, ये चीज भी अभी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर चैनल है, मैं फिर बताना चाहता हूँ, हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, सेल्फ लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है,
विशेष तरह सैनिटाइजर का, और जब जब आपका टर्न आता है आपको वैक्सीनेशन लेना है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शैलेश जैन, आपसे ये मेरा सवाल है, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सामान्य कब तक हो जाएगी, और खासतौर से उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिनको दोनों डोज लग चुका है या जिनको एक डोज लग चुकी है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो थोड़े निश्चिंत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इनके लिए खतरा कितना बना हुआ है, या फिर इनको भी बिल्कुल वैसी ही सलाह आपकी ओर से दी जाएगी जैसा कि अगर किसी को वैक्सीन की अभी डोज नहीं लगी है उनके लिए सलाह दी जाती है? देखिए, दो बातें समझिए। जो दूसरी वेव हिंदुस्तान के अंदर सुनामी की तरह आई, उसके लिए हमारा हर हिंदुस्तानी उतना रेस्पॉन्सिबल है। हमने ना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो अप किया, ना हमने सैनिटाइज किया, ना हमने डिस्टेंस मेंटेन किया, ना हमने मास्क लगाया। अब बात करते हैं जिन लोगों को 2 वैक्सीन लग चुकी है। हम बार बार ये हर चैनल पे बोलते हैं, जिन लोगों को 2 वैक्सीन लग चुकी है, आप ये मत मानिए कि आपको कोरोना ही नहीं होगा। आपको कोरोना हो सकता है, बट कोरोना आपका माइल्ड कैटेगरी का होगा, आपको एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। तो आप तो सुपर स्प्रेडर हैं। अगर आपको कोरोना हो जाता है और आपको एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, तो आप तो दूसरे लोगों को और ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रॉपर्ली फॉलो करें। ये बिल्कुल मत माने कि आपको अगर वैक्सीन लग चुका तो यू आर 100% सेफ। यू माइट बी सेफ फॉर सीवियर कैटेगरी एंड मॉडरेट कैटेगरी, बट यू आर वेरी अनसेफ फॉर अदर पीपल अगर आपको कोरोना हो जाता है, बिकॉज आप एज ए सुपर स्प्रेडर उसके अंदर काम करेंगे। डॉक्टर आशुतोष विश्वास, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे मैं चाहूंगी साहब, चूंकि अमेरिका और कई ऐसे देश हैं जहां पर मास्क को उतार के अब साइड में रख दिया गया है, तो हमारे वहां पे भी जो लोग हैं जिनको दोनों वैक्सीन लग जा रही है या एक, वो बहुत कैजुअल बिहेवियर के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह और क्या टिप्पणी? नहीं, मैं ये तो कभी भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। सुनामी और जो भी वेव है, जायंट वेव है, अभी भी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं 3rd वेव के लिए। तो वैक्सीन के बाद भी ये नहीं है कि जिनको वैक्सीन लग गया है उनके अंदर कोरोना नाक में गला में नहीं घुसेगा। दे आर ऑल्सो इन्फेक्टेड, बट दे आर नॉट बिकमिंग सिम्टोमेटिक, दे आर नॉट बिकमिंग सीरियस, सो दे आर ऑल्सो स्प्रेडर। सो डेफिनेटली मास्क यूज तो डेफिनेटली ये करना ही है, इसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं है। ठीक है सर, वक्त की कमी है। डॉक्टर आलोक अग्रवाल, एक क्लोजिंग कमेंट आपका। सब म्यूट है आपकी आवाज। ब्लैक फंगस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मैं ये कहना चाहूंगा, और इससे बचाव भी बहुत उतना ही जरूरी है। लेकिन इससे डरने की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अगर आप इंसिडेंस देखें तो 1 in 10,000 आता है। मतलब 10,000 लोगों में से लगभग एक पेशेंट ही ऐसा होता है जिसको कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होता है। तो बहुत ज्यादा इससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत इस बात की है कि ब्लैक फंगस जैसे कोई भी बीमारी हो तो इसको जल्दी से जल्दी पहचाना जाए और उसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी शुरू करा जाए। डरे नहीं बल्कि सतर्क रहें। बार बार हमारे डॉक्टर्स यही सलाह आपको दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।